जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सुभाष जी के जीएस जोन में। आज हम पढ़ेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण, इसके पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे इसके 15 एनसीईआरटी क्वेश्चन जो आपके एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों के बिना किसी निश्चित अनुपात के मिलने से क्या बनता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है तत्व, यौगिक, मिश्रण और अणु। तो इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्रण। क्या बनता है? जब दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक के बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। इसके विवरण में दिया हुआ है, मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक अभिक्रिया के मिले होते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है शक्कर और पानी का घोल, गंदा पानी, बालू और नमक का मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्कर और पानी का घोल क्या है, एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसके विवरण में दिया हुआ है, समांगी मिश्रण की बनावट पूरे मिश्रण में एक समान होती है। अगला सवाल दिया हुआ है सवाल नंबर 3, टिंडल प्रभाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है वास्तविक विलयन, कोलायड, केवल ठोस पदार्थ, केवल गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलायड। क्या होगा? कोलायड। विवरण में दिया हुआ है, कोलायड के कण प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 4 पे। वायु में से विभिन्न गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है वाष्पीकरण, प्रभावजी आसवन, छानन विधि, क्रिस्टलीकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रभावजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। विवरण में दिया हुआ है, क्वाथनांकों में कम अंतर वाली गैसों या द्रवों को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग होता है। अगले सवाल नंबर 5 पे, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए किस तकनीक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है अपकेंद्रीकरण, आसवन, ऊर्ध्वापातन, क्रोमेटोग्राफी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करते हैं दूध से क्रीम को अलग करने के लिए। इसका विवरण दिया हुआ है, अपकेंद्रीकरण में तेजी से घुमाने पर भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण क्रीम ऊपर आ जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन दिया हुआ है बर्फ का पिघलना, जल का वाष्प बनना, लोहे में जंग लगना, मोम का पिघलना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहे में जंग लगना। इसका विवरण दिया हुआ है, लोहे में जंग लगने से एक नया पदार्थ आयरन ऑक्साइड बनता है, जो एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 7 पे। विलयन के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है विलयता, संतृप्तता और विलयन की सांद्रता और असंतृप्तता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, विलयन की सांद्रता। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन सी, विलयन की सांद्रता। विवरण में दिया हुआ सांद्रता दर्शाती है कि दिए गए विलयन में विलय पदार्थ की कितनी मात्रा घुली हुई है। अगला सवाल दिया हुआ है सवाल नंबर 8, पीतल किन धातुओं का एक मिश्र धातु है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है तांबा और जास्ता, तांबा और टीन, लोहा और कार्बन, एल्यूमिनियम और जस्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा और जिंक है। क्या है? पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। विवरण में दिया हुआ है, पीतल लगभग 70% तांबा और 30% जस्ता से बना एक समांगी मिश्र धातु है। अगला सवाल दिया हुआ सवाल नंबर 9, दो आपस में घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर हो को अलग करने की उपयुक्त विधि क्या है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है क्रोमेटोग्राफी, साधारण आसवन, क्रिस्टलीकरण और अपकेंद्रीकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, साधारण आसवन। क्या होगा? ऑप्शन बी, साधारण आसवन होगा। विवरण में दिया हुआ है, क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर होने पर द्रवों को उबालकर और उनके वाष्प को ठंडा करके अलग किया जाता है। अगला सवाल दिया हुआ है सवाल नंबर 10, डाई में से रंगों को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है क्रोमेटोग्राफी, आसवन, छानन विधि और क्रिस्टलीकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगला सवाल दिया हुआ है सवाल नंबर 11, ऐसे ठोस पदार्थों जो शुद्ध करने के लिए जिनमें अशुद्धियां पाई जाती है, जैसे अशुद्ध कॉपर सल्फेट, कौन सी विधि सबसे उत्तम मानी जाती है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है वाष्पीकरण, निक्षेपण, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वापातन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। विवरण में दिया हुआ है, क्रिस्टलीकरण से शुद्ध ठोस पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से अलग प्राप्त होता है, जो वाष्पीकरण से बेहतर है। चलिए चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 12 पे। निलंबन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन में दिया हुआ है, यह एक समांगी मिश्रण है, इसके कण नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। यह एक विषमांगी मिश्रण है, इसके कण नीचे नहीं बैठते। तो इसका सही आंसर होगा यह एक विषमांगी मिश्रण है, ऑप्शन सी। क्या होगा? यह एक विषमांगी मिश्रण है। विवरण में दिया हुआ है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम से निलंबित रहते हैं। अगला सवाल दिया हुआ सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उपधातु का उदाहरण है।
उपधातु का उदाहरण है, ऑप्शन दिया हुआ है सोना, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु का उदाहरण है। विवरण में दिया हुआ है सिलिकॉन, बोरॉन और जर्मेनियम ऐसे तत्व हैं जो धातु और अधातु दोनों के बीच गुण दर्शाते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल नंबर 14 पे। जब किसी द्रव विलायक में और अधिक विलेय पदार्थ निश्चित तापमान पर नहीं घोला जा सकता तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन दिया हुआ असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और तनु विलयन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संतृप्त विलयन बोलते हैं। विवरण में दिया हुआ है किसी निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय की अधिकतम क्षमता घुल चुकी हो तो वह संतृप्त विलयन कहलाता है। अगला सवाल दिया हुआ है सवाल नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है पारा, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ब्रोमीन। 15 में से आपके कितने सवाल सही हुए जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।